जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम यहाँ यूपीपीटी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। पहला पार्ट मैं करवा चुका हूँ। आज हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। हमारी बुक है घटना चक्र की टो सीरीज़। ये सब लोग आप लोग जान ही रहे होंगे, मैंने बताया था पहले वीडियो में भी। और इसी का हम लोग पहला सेट करवा चुके हैं। आज हम लोगों का दूसरा सेट है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। तो पूछा है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ में स्थित है। वर्ष 1957 में इसकी स्थापना की गई थी लखनऊ में। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पूर्वी शहर हमारा बलिया हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम चारों दिशाओं की पढ़ लेते हैं शहर कौन कौन से हैं। तो यूपी का सबसे पूर्वी शहर जो होगा बलिया होगा। और अगर सबसे पश्चिमी शहर पूछेगा या ज़िला पूछेगा तो शामली हो जाएगा हमारा। शामली सबसे पश्चिमी ज़िला हुआ है। और इसके अतिरिक्त अगर उत्तरी पूछेगा मतलब ऊपर साइड में, तो हमारा सहारनपुर हो जाएगा, क्योंकि सहारनपुर जो है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ये हरियाणा 3 ज़िलों से टच करता है हमारा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ उत्तर प्रदेश सहारनपुर हो जाएगा। और इसके बाद अगर दक्षिणी ज़िला पूछेगा, सबसे दक्षिणी ज़िला, तो वो सोनभद्र हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ये सोनभद्र 4 ज़िलों से, सोनभद्र के बारे में ये बहुत ही खास बात है कि ये 4 ज़िलों से टच करता है। पहला बिहार से, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद एमपी। तो सोनभद्र 4 ज़िलों से टच करने वाला एकमात्र ज़िला है और सबसे दक्षिणी ज़िला भी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि पूर्वी ज़िला कौन सा है। पूर्वी ज़िला है हमारा बलिया, पश्चिमी ज़िला है हमारा शामली, और उत्तरी ज़िला है सहारनपुर, और दक्षिणी ज़िला है सोनभद्र। तो ये चारों आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मूंग। मूंग की जो खेती होती है उसकी अवधि न्यूनतम होती है। ये क्वेश्चन हमारा कृषि से संबंधित है। देखिए दोस्तों, ये जो मूंग होता है ये सबसे अधिक किन जिलों में पाया जाता है। तो हमारा झांसी, फतेहपुर, वाराणसी, उन्नाव, रायबरेली, इन जिलों में मूंग पाया जाता है। और अगर इसका समय देखें तो समय ये जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेके अगस्त के तीसरे सप्ताह, यानी कि टोटल 4 सप्ताह, मतलब 1 महीने में इसकी खेती पूरी हो जाती है। तो याद रखेंगे जुलाई के अंतिम सप्ताह यानी कि चौथा सप्ताह से अगस्त के तीसरे सप्ताह तक। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे कि कब से कब तक होता है और सबसे कम अवधि में यही उगाया जाता है मूंग हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें हमारा देखिए सुमेलित नहीं है पूछा है। तो जो कर्मा है हमारा, ये पहला ही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो कर्मा नृत्य है ये सोनभद्र का नृत्य है। ये महोबा का नृत्य नहीं है, ये सोनभद्र का नृत्य है। सोनभद्र में जो हमारे आदिवासी लोग रहते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और धुरिया जो है ये बुंदेलखंड का कुमार जाति के लोग स्त्री का वेश धारण करके करते हैं। इसकी ये खास बात है, इसको याद रखेंगे। बुंदेलखंड रीजन में जो कुम्हार जाति के लोग होते हैं वो स्त्री वेश में करते हैं। और जो धीवर नृत्य है ये कहार जाति के लोग करते हैं और मांगलिक अवसरों पे किया जाता है इसको कहार जाति द्वारा। और नटवरी का जो नृत्य है ये पूर्वांचल के लोग करते हैं। पूर्वांचल में अहीर और यादव के द्वारा किया जाता है ये नटवरी नृत्य। तो इन चारों को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबद्ध है। तो उत्तर प्रदेश से संबद्ध शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही शास्त्रीय नृत्य है, वो है कथक। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर दूसरे ऑप्शन देखें जैसे भरतनाट्यम, तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी तो नाम से पता चला होगा उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। तो ये चारों याद रखेंगे। शास्त्रीय नृत्य सिर्फ 8 ही हैं, तो इन 8 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य से है ये। छठा क्वेश्चन है, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा शीलाधर मृदा, ये प्रयागराज में स्थित है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसमें मृदा से संबंधित शोध किए जाते हैं शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2024 में उत्तर प्रदेश की किस महिला को प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों देखिए, मई 2024 ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय एक रिक्शा चालक महिला है जिनका नाम है आरती। उन्हें अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आरती
बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कहाँ की अगर ये पूछा जाएगा तो ये बहराइच की है, यूपी की बहराइच ज़िले की आरती हैं और ये रिक्शा चलाती हैं। इन्हें अमल क्लूनी महिला सशक्तिकार दिया गया। और इसे कौन देता है? तो ब्रिटिश चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि किसके द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने रुद्रम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। और कहाँ पे परीक्षण किया गया है इसका? तो ओडिशा के तट पे। ये याद रखेंगे, ओडिशा के तट पे इसका सफल परीक्षण किया गया है और इसका नाम रुद्रम सेकेंड और DRDO द्वारा किया गया है। तो ये तीनों चारों चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो इसका हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे में भारत की पहली जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है कैंसर उपचार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा करंट अफेयर से। जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये मैक्सिको से ही हो जाएगा। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम बनी है। तो ये नाम याद रखेंगे और मैक्सिको की हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2024 में कौन महिला जिम्नास्ट एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई हैं? तो यहाँ जिम्नास्ट की बात हो रही है, तो दीपा कर्माकर। ये दोस्तों हमारे भारतीय जिम्नास्ट हैं दीपा कर्माकर। इन्होंने अभी एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई हैं। और अगर ये पूछा जाए कि ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पे आयोजित हुई थी, तो ये उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी भी है, तो याद रखेंगे कि ताशकंद में आयोजित हुई थी, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगर उज्बेकिस्तान की राजधानी मैंने हम लोगों ने देख ली है ताशकंद, और अगर उज्बेकिस्तान की करेंसी पूछी जाएगी तो करेंसी है सोम। उज्बेकिस्तान की करेंसी है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं? मतलब ये पूछ रहा है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें यूपी में कितनी महिलाएं जीती हैं चुनाव? तो यहाँ 7 आंसर हो जाएगा। टोटल 7 महिलाएं यूपी से जीत के गई हैं। और अगर पूरे इंडिया में पूछा जाएगा तो पूरे इंडिया में 74, टोटल 74 महिलाएं जीत के संसद गई हैं लोकसभा में। और अगर पूछा जाए कि सबसे सर्वाधिक किस राज्य में जीती हैं, तो 11 महिलाएं जीती हैं सर्वाधिक। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक 11 महिलाएं जीती हैं। और यूपी में टोटल 7 महिलाएं जीती हैं। और पूरे इंडिया में टोटल 74 महिलाएं जीती हैं। तो ये तीनों फैक्ट याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? तो ये शीतलन, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलन होता है। वाष्पीकरण आप सबको पता होगा, जब सूरज की रोशनी पड़ती है, ताप पड़ता है धरती पे, तो जो जल होता है वो हवा बन के, वाष्प बन के उड़ने लगता है, तो उसी को कहते हैं वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता हमारे वाल्मीकि हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर दूसरे देखे जाए जैसे तुलसीदास, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है और वेदव्यास ने महाभारत लिखी है, लेकिन हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा, वाल्मीकि रामायण के रचयिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस टाइम गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग, ये याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग उस टाइम गवर्नर जनरल थे। और एक चीज़ और इनके बारे में एक फैक्ट याद रखेंगे कि ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय थे। क्यों थे, ये अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ऐसा चेंज क्यों हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया? मतलब कि कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियाँ थी वो अब ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई, क्राउन के पास। तो वो था हमारा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसके पीछे की कहानी देखते हैं। जब 1857 का विद्रोह हुआ था दोस्तों,
तो उसके बाद फिर जो ब्रिटिश क्राउन था उसको लगने लगा कि कंपनी अब शासन नहीं संभाल सकती है, तो उसने 1858 का भारत सरकार अधिनियम ले आया और इसी में ये सब चेंजेस किए गए थे कि अब जो शक्तियाँ थी, मेन शक्तियाँ, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। और उसी में एक चेंज ये भी किया गया था कि जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उस पद को अब समाप्त करके उसकी जगह पे वायसराय ला दिया गया। तो इसीलिए लॉर्ड कैनिंग जो थे वो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वायसराय थे। तो ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन मुद्रा से हमारा ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पूछा है, तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा हमारी डॉलर हो जाएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉलर, ऑस्ट्रेलिया डॉलर। अगला क्वेश्चन, सकल कुल आय की गणना में आय के कितने मध्य शीर्ष होते हैं? तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 मध्य शीर्ष होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है? तो ये देव दीपावली है। देव दीपावली को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है क्योंकि इस दिन माना जाता है कि शिव जी ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, जिसकी खुशी में देवताओं ने दीपक जलाए थे, तो इसलिए इसे देव दीपावली कहते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। इन्वेस्ट ईस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है? तो इसका हमारा सही आंसर डी हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ये एक एजेंसी है, इन्वेस्ट इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गृह मंत्रालय। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी 2024 में जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। थोड़ा लंबा लिखा हुआ था, इसमें डायरेक्ट पूछ लिया है कि जनगणना कौन सा मंत्रालय संचालित करता है, तो याद रखेंगे गृह मंत्रालय संचालित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका नाम है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन, लीड, LEED। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा गिलगित नदी से बनी हुई है। जो हमारा काराकोरम पर्वत श्रृंखला है ये भारत से लेकर अफ़गानिस्तान और गिलगित यहाँ पे पूरा फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो काराकोरम की जो दक्षिणी सीमा है वो गिलगित नदी से बनी हुई है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है? प्रवाल द्वीप पूछा है, तो लक्षद्वीप हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो प्रवाल द्वीप होते हैं दोस्तों, प्रवाल एक जीव होता है। जब वो मर जाता है तो उसकी खासियत ये होती है कि ये मरते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होते चले जाते हैं। मतलब एक मरा उसके ऊपर, फिर दूसरा आ गया, वो मरा, फिर तीसरा आ गया, तो इस तरह से ये एक द्वीप बन जाता है पूरा। ठीक है, और ये कैल्शियम के बने होते हैं, तो ये बहुत कठोर भी होते हैं। इनकी चट्टानें जो होती हैं, इनका जो खोल होता है वो कठोर होता है, तो ये पूरे द्वीप का निर्माण कर देते हैं। तो इंडिया में जो है लक्षद्वीप है, एक प्रवाल द्वीप है। और इसके अतिरिक्त अगर पूछा जाए लक्षद्वीप के अतिरिक्त, तो अंडमान निकोबार और कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये सब भी प्रवाल द्वीपों का एक उदाहरण है। और प्रवाल द्वीप क्या काम करते हैं दोस्तों? जैसे ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ अंडमान निकोबार है, तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, चक्रवातों को रोकते हैं। जैसे यहाँ से चक्रवात आएगा तो उसमें अवरोध पैदा कर देंगे, इधर से आएगा तो यहाँ अवरोध पैदा कर, तो ये चक्रवातों को रोकते हैं। और जैसे कि कटाव, तटीय कटाव, जैसे कि यहाँ से चक्रवात यहाँ पे तटों को काट ना पाए, इसका भी प्रबंध करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि आप लोगों ने एक खान का नाम सुना होगा, किम्बरले खान। तो किम्बरले खान जो है उसे हीरो का नगर कहा जाता है, वो अफ्रीका में ही है। और अगर सोने की बात की जाए तो जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है, याद रखेंगे, जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है, ये अफ्रीका में ही है, तो इसका सही आंसर अफ्रीका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया? तो परिसीमन आयोग अगर आप लोगों को पता होगा किससे संबंधित है तो आप लोग तुरंत बता लेंगे। ये परिसीमन आयोग जो होता है ये चुनाव से संबंधित होता है। जब चुनाव होते हैं तो परिसीमन आयोग का काम क्या होता है कि क्षेत्रों को बांटे। जैसे आपका विधानसभा क्षेत्र है
तो उसमें कितने गांव आते हैं, इन सब का जो वो होता है बंटवारा, ये परिसीमन आयोग द्वारा ही किया जाता है कि ये गांव इस क्षेत्र में आएगा, इस विधानसभा या इस लोकसभा क्षेत्र में आएगा, तो ये होता है। अब आप लोगों को पूछा है कि किस वर्ष गठित हुआ था, तो चुनाव कब हुए थे? 1952 में पहली बार। तो पहली बार 1952 में ही इसका गठन भी हुआ था। तो यहाँ से आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय। और इसका अगर पूछा जाए कि इसका गठन कब हुआ था, तो डेट याद रखेंगे आप लोग, 23 अप्रैल 1994 को इसका गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत के रचनाकार पूछा है, तो पद्मावत बहुत ही सिंपल है, ये जायसी की रचना है पद्मावत, और समय इसकी रचना की थी जायसी ने पद्मावत की। और अगर अन्य रचनाओं के बारे में देखें जायसी की, तो अखरावट हो गई, आखिरी कलाम हो गई, कहारनामा हो गई, तो ये सब जायसी की रचनाएं हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। तो दोस्तों ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछा है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जिनेवा। देखिए संगठन से इसमें भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। संगठन से जो हमारे प्रीवियस ईयर हैं सब में संगठन से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन को देखें, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसीलिए 7 अप्रैल को ही इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग ये तीनों फैक्ट याद रखेंगे कि WHO का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी, और 7 अप्रैल को स्थापना हुई, तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य संगठन में स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। कच्छतीवु को श्रीलंका को सौंपने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 1976 में कच्छतीवु नाम का एक द्वीप था, इसको श्रीलंका को सौंप दिया था। दोस्तों ये जो कच्छतीवु है, ये वैसे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें प्रधानमंत्री जी ने ये कच्छतीवु वाला मुद्दा उठाया था, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी? किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन पूछा है, भू राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, प्रभारी मुख्य अधिकारी? तो जिला कलेक्टर होता है, DM। जो किसी जिले का भू राजस्व प्रशासन होता है उसका मुख्य अधिकारी DM होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि यह रक्षा के लिए या प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति के लिए न हो? तो इसका पहला हो जाएगा सही आंसर, बहुफसली या सिंचित भूमि। जो सिंचित भूमि होती है जिस पे खेती वेती हो रही हो, उस पर अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। और कब किया जा सकता है ये भी पूछा है, ये भी दिया है कि जब रक्षा के लिए या फिर प्राकृतिक आपदा की स्थिति आ जाए तब अधिग्रहण किया जा सकता है, उसके अतिरिक्त अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस पे खेती होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा राज्य सूचना आयोग। आप लोगों को पता ही होगा सूचना आयोग जो है 2005 में इसका वो हुआ था गठन। जो हम लोग RTI भरते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो वो यही है, राज्य सूचना आयोग ही है। और ये संवैधानिक निकाय क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सरकार की तो जानकारी मांगी जाती है, इसलिए संवैधानिक निकाय नहीं है। फिर ये कौन सी निकाय है? ये विधिक निकाय, ये भी याद रखेंगे कि कैसा निकाय है, विधिक निकाय है ये। बाकी जो अन्य सभी हैं ये सारे संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग। अगला देखते हैं। डैश एक सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भांप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके इंटरनेट में आपकी जासूसी करता है। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप फ़ोन में कुछ भी सर्च करें, जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे कुछ सर्च किया या गूगल पे ही कुछ सर्च किया, आपको जूते लेने हैं या फ़ोन लेना है, तो आप देखेंगे कि फिर आपके फेसबुक पे या फिर आपके व्हाट्सएप या जो भी हो, वहाँ पे उस टाइप के ऐड आने लगेंगे। अगर आपने जूते सर्च किए हैं, शूज़ लेने हैं आपको, आप 2 मिनट देखेंगे कौन से शूज़ हैं, तो आपके विज्ञापन आने लगेंगे आपके फ़ोन में शूज़ के, कि ये फ्लिपकार्ट के, अमेज़ॉन के, ये सब। तो वो स्पाईवेयर की वजह से होता है। स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है, वो आपके फ़ोन में होता है, आपकी जासूसी करता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा किया गया भारतीय संविधान का निर्माण। और कब किया गया है? तो ये 26 नवंबर 1949, ये डेट याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949 को निर्माण कर दिया गया था। और इसीलिए 26 नवंबर को ही हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये डे भी याद रखेंगे कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। और लागू कब किया गया? ये तो बनाने की डेट है, 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये भी याद रखेंगे कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में बलात्श्रम दासता को प्रतिषेध किया गया। तो इसका 23 हो जाएगा। अनुच्छेद 23 में जो है दास्तान, जैसे कि किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है या मानव के प्रति दुर्व्यवहार, ये सब नहीं हो सकता है। तो ये अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है। और 24 में इसी से रिलेटेड है। 24 में जो बालक होते हैं, छोटे बालक नाबालिग होते हैं, उनको कारखानों में काम करने से प्रतिबंधित किया जाता है कि उनसे काम नहीं करवाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती चुनाव से संबंधित है? पिछले सेट में एक क्वेश्चन था कि पंचायतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो 243 था। अब पूछ लिया कि पंचायतों के चुनाव से संबंधित कौन सा है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा 243 का के। 243 का के जो है वो पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। तो दोस्तों हमारी जीएस के सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जीएस के टोटल 37 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशंस कैसे लगे आप लोगों को। और इसके अतिरिक्त जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं, अब हम अगले वीडियो में अपने हिंदी के 38 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही थी, इसलिए मैंने हिंदी के क्वेश्चंस को अलग कर दिया है। धन्यवाद दोस्तों।